डॉक्टर वीना चतुर्वेदी के आवाज़ में उनके कहानी संग्रह संसार चक्र से आशा कहानी सुनिए। इस कहानी की नायिका आशा के पति और बच्चे अपने प्रत्येक कार्य के लिए उस पर आश्रित रहते थे, जिससे वह बहुत थक जाती थी। मगर जब सब अपना कार्य स्वयं करने लगे, तब भी आशा को अच्छा नहीं लग रहा था और वह सोचती कि पहले की ज़िंदगी में ही शायद वह ज़्यादा खुश थी। सुनिए कहानी आशा। आशा, आशा, अरे तुम कहाँ हो? सुनती क्यों नहीं? मैं कब से तुमको आवाज़ लगा रहा हूँ, तुम हो कि बस मेरी आवाज़ को अनसुना करे जा रही हो। मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों तुम मेरी चीज़ों को सुव्यवस्थित करने के चक्कर में यहाँ से वहाँ कर देती हो। मेरी ऑफिस की फाइल नहीं मिल रही है जो मैं परसों लाया था। आशा के पति ने हल्ला मचा रखा था। आशा रसोई से निकलकर कमरे में यह कहते हुए आई, अरे क्या हो गया? आपने घर को सिर पर क्यों उठा रखा है? मुझे ठीक से एक काम भी नहीं करने देते। ऑफिस की फाइल थी, आवश्यक होगी, यही सोचकर अलमारी में रख दी कि कहीं बच्चे इधर उधर न कर दें। स्वयं तो अपनी चीज़ों को संभाल कर रख नहीं सकते और फिर थोड़ा सा धैर्य भी नहीं है। आपको तो हर समय एक नौकरानी चाहिए। आते आते ही तो आऊँगी। आप जानते नहीं कि मेरा सुबह का समय कितना व्यस्त होता है। गैस पर दूध गर्म हो रहा है, बच्चों के टिफ़िन तैयार करने हैं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है। आशा झल्लाते हुए बोले जा रही थी। उसने अलमारी से फाइल निकालकर मुकेश को दे दी। फाइल हाथ में आते ही मुकेश भी तेज में आकर कहने लगे, बस बस, जरा सा काम क्या कर दिया कि इतना लेक्चर दे डाला। कभी भी ढंग से बात नहीं कर सकती क्या? ठीक है, अब चली जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आशा भुनभुनाती हुई रसोई में आकर काम करने लगी। इसी समय अक्षत अपना स्कूल बैग संभालते हुए पूछने लगा, मम्मी मेरा टिफ़िन तैयार हो गया या नहीं? जल्दी से मुझे दे दो, मेरे स्कूल बस आती होगी। कल जरा सी देर हो गई थी तो ड्राइवर अंकल का लेक्चर सुनना पड़ा। आशा ने हाथ पहुँचते हुए अक्षत से कहा, हाँ तुम्हारा टिफ़िन लगा दिया है, तुम खुद आकर ले जाओ। आशा को बहुत गुस्सा आ रहा था, वह बड़बड़ाए जा रही थी। सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती है, बच्चों के टिफ़िन तैयार करना, फिर बस स्टॉप तक जाकर उन्हें स्कूल बस में बैठाना। अक्षत बड़ा है, बहुत ही सरल स्वभाव का तथा समझदार है। उसे कुछ भी बनाकर टिफ़िन में रख दो, चुपचाप ले जाता है, कभी भी कुछ नहीं बोलता। साक्षी है तो छोटी, मगर उसके नखरे बहुत हैं। कहती है, मुझे टिफ़िन में हर रोज़ अलग अलग तरह का नाश्ता दिया करिए, पराठे मत रखना, मैं नहीं खाऊंगी। सब बच्चे टिफ़िन में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। बच्चों को स्कूल बस में बिठा आने के बाद घर आकर आशा 2 मिनट के लिए चैन की सांस लेने लगी। वह सोचने लगी, क्या मेरी ज़िंदगी इसी तरह भागते दौड़ते चलती रहेगी? ऐसा लगता है कि अब तो मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। मैं अपने लिए नहीं बल्कि घर गृहस्थी के लिए ही जी रही हूँ। शादी से पहले मेरा जीवन कितना सुकून भरा था। प्राइवेट स्कूल की सर्वप्रिय शिक्षिका थी। मेरी छात्राएं आशा दीदी कहते हुए मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। अन्य शिक्षिकाएं मन ही मन मुझसे ईर्ष्या करती थी। कई बार मेरे कानों में भी इस तरह की बातें पड़ती रहती थी, मगर मैं बेसिर पैर की बातों पर कभी ध्यान नहीं देती थी। आशा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शक्ल सूरत से अत्यधिक आकर्षक, दुबली पतली सौम्य स्वभाव वाली इस लड़की को देखकर सभी उसकी सराहना करते थे। आशा के माता पिता को हमेशा चिंता लगी रहती थी। वह चाहते थे कि कोई अच्छा संबंध मिल जाए तो वह शीघ्र ही आशा की शादी करके अपनी जिम्मेदारी और चिंता से मुक्त हो जाएं। आशा ने हिंदी विषय में एमए किया था और वह पीएचडी कर रही थी। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वह अपने सपनों को साकार रूप देती। उससे पहले ही माता पिता ने उसकी शादी मुकेश के साथ कर दी। आशा की माँ प्रायः बीमार रहती थी, इसी कारण उन्हें आशा की शादी उसकी इच्छा न होते हुए भी कर देनी पड़ी। शादी होते ही आशा को नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुकेश नहीं चाहते थे कि वह नौकरी करे। विवाह उपरांत आशा की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, नए रिश्तों के प्रति कर्तव्य, पति की इच्छानुसार चलकर उसे खुश रखना,
बस यही सब करने को था। कुछ समय पश्चात माँ बनने के बाद तो रही सही कसर भी पूरी हो गई थी। वह सोचती बच्चे कुछ बड़े होंगे और स्कूल जाने लगेंगे तो कुछ राहत मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बच्चों ने स्कूल जाना क्या शुरू किया, कार्य का बोझ और अधिक उसके कंधों पर पड़ने लगा। रसोई के काम के अलावा अब बच्चों के स्कूल का होमवर्क करवाना, उनकी यूनिफॉर्म तैयार करना, बीच बीच में उनके स्कूल जाना, शिक्षिकाओं से उनकी पढ़ाई की रिपोर्ट लेना और न जाने कितने काम अचानक उसे करने पड़ते। सुबह से लेकर रात तक कब समय व्यतीत हो जाता पता ही नहीं लगता था। जब कभी आशा अधिक थक जाती तब बच्चों पर झल्लाते हुए कहती कि तुम लोग अपने कामों को स्वयं भी तो कर सकते हो, सब काम मुझसे ही क्यों करवाते हो। तुम सबके कारण मेरा अपना वजूद तो अब बचा ही नहीं है। वह अपने बीते दिनों की याद करने लगती और सोचती कि वे दिन कितने सुकून भरे थे। अब सब कुछ स्वप्न जैसा लगता है। क्या मेरे जीवन वैसे ही सुकून के दिन कभी वापस आ सकेंगे? जीवन बहती नदी की तरह है, जिस राह से वह एक बार गुजर गया वहाँ लौट कर फिर नहीं आता, बल्कि आ ही नहीं सकता। जिंदगी कब दिल और जज्बात देखती है, वह तो अपनी रफ्तार से गुजरती रहती है। आशा चाहती थी मुकेश भी घर के और बच्चों के कुछ कामों में रुचि लिया करें। अरे मैं भी क्या सोचने लगी, घर और बच्चों के काम ना सही, कम से कम अपने कामों को तो स्वयं कर ही सकते हैं। बार बार आवाज़ें लगाकर मेरे कामों में व्यवधान न डाला करें। क्या सब कुछ मेरे अकेले की ही जिम्मेदारियां हैं? पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान हैं। दोनों पहिए एक साथ साथ चलते रहेंगे तो जीवन रूपी गाड़ी भी अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, वरना हिचकोले खाती रहेगी। सुबह हो जाने पर भी आज आशा से उठा नहीं जा रहा था। उसका सारा बदन दर्द से टूट रहा था, उल्टियाँ भी हो रही थी। असमर्थता के कारण वह बिस्तर पर उल्टे मुँह पड़ी रही। मुकेश ने आवाज़ लगाकर पूछा, आशा क्या बात है, आज अभी तक तुम उठी क्यों नहीं? कोई तकलीफ है क्या? आशा का कोई उत्तर नहीं मिलने पर मुकेश आशा के पास आकर उसे उठाने का प्रयास करने लगे। अरे यह क्या आशा, तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है। कहते हुए मुकेश ने डॉक्टर को फ़ोन करके शीघ्र ही घर आने को कहा। डॉक्टर ने आकर देखा कि आशा बेसुध पड़ी है, उसकी उठने की हालत भी नहीं थी। आशा का बुखार उतारने के लिए डॉक्टर ने तुरंत एक इंजेक्शन लगाया और पर्चा बनाकर मुकेश को दे दिया कि आप फौरन जाकर बाजार से दवाइयाँ ले आएं और निर्देशानुसार समय से देते रहें। इन्हें पूर्णतः ठीक होने में समय लगेगा। दवाइयों के साथ ही इन्हें पूरी तरह से आराम करने दें। घर का सब काम पड़ा था। आशा की हिम्मत उठने तक की नहीं थी। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। मुकेश घबराते हुए आशा को सांत्वना देने का भरसक प्रयास कर रहे थे, मगर वह चुप नहीं हो पा रही थी। बच्चे भी मायूस होकर रो रहे थे। 4-5 दिनों तक आशा की तबीयत खराब रही। घर का काम जैसे तैसे मुकेश और बच्चे कर रहे थे। इन 4-5 दिनों में पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। मुकेश को अब इस बात का एहसास हो रहा था कि रसोई के काम के अलावा घर को सुव्यवस्थित रखने का काम कितना कठिन है। जब आशा की तबीयत ठीक हो गई तब वह पहले की तरह ही घर के कामकाज में लग गई। आशा ने अनुभव किया कि उसकी बीमारी के बाद मुकेश और उसके बच्चों के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब कोई भी अपने काम के लिए उसे नहीं पुकार रहा था। सब लोग अपना अपना काम स्वयं करने लगे थे। यह सब देखकर आशा स्वयं को दोषी समझने लगी। इस बदले हुए माहौल को देखकर उसे घुटन होने लगी। उसे लगता कि घर में अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। बच्चों ने शैतानी करना बंद कर दिया था। बच्चे बहुत गंभीर रहने लगे। ऐसा लगता मानो उनका बचपन किसी ने छीन लिया हो। मुकेश भी शांत रहने लगे थे, अपने काम स्वयं करते। हर समय आशा आशा की पुकार अब घर में नहीं गूंजती। यह सब देखकर आशा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके अधिकारों का हनन हो गया है। मन भी कितना चंचल है, इसे समझाना आसान नहीं होता। जब पहले हर काम के लिए उसे पुकारा जाता था तब वह चिड़चिड़ाने लग जाती थी, और अब जब सब लोग अपना काम अपने आप कर रहे हैं तब भी आशा को मंजूर नहीं है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल के तनाव को कैसे दूर करे। अब सब कुछ उसके मन मुताबिक ही तो हो रहा है, फिर उसे क्यों बेचैनी महसूस हो रही है। अब वो मुकेश और बच्चों को पहले जैसा ही देखना चाह रही है, क्योंकि उसे उनकी आदत पड़ चुकी थी। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था, परंतु आशा के तनाव में तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी। उसे लग रहा था कि इस तरह के माहौल में वह अधिक समय तक ढंग से सांस नहीं ले सकेगी।
धीरे धीरे आशा की रातों की नींद भी गायब होने लगी। नींद न आने पर अचानक आधी रात को वह सिसकियां भर भर कर रोने लगती। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। एक रात आशा की सिसकियों की आवाज़ सुनकर मुकेश की नींद खुल गई। वह आशा को रोते हुए देखकर हतप्रद हो गए और आशा से पूछने लगे, क्या हुआ आशा, तुम रो क्यों रही हो? इस तरह रोगी तो बच्चे भी जाग जाएंगे, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, तब सुबह स्कूल कैसे जा सकेंगे? बताओ तो क्या हुआ, इतनी रात को क्यों रो रही हो? आशा ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अब तुम और बच्चे बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। हंसते हुए मुकेश ने कहा कि तुमको हमेशा यही शिकायत रहती थी कि अपना काम आप क्यों नहीं करते। आप भी और बच्चे भी हमको ही सदा हर काम के लिए पुकारते रहते हो। अब जब सब कुछ तुम्हारी इच्छानुसार हो रहा है तब भी तुमको संतोष नहीं है। आशा कहने लगी, मुकेश, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अजनबी के घर में आ गई हूँ, अब अपनापन नहीं रहा। मुकेश ने हंसते हुए कहा, मुझे भी कुछ इसी प्रकार का अनुभव होता है। हम लोग मजबूर हैं ऐसा करने के लिए। मुझे हर समय ऐसा लगता है मानो मेरी आशा मुझसे रूठ गई है। अब आशा और मुकेश दोनों स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। दोनों एक मधुर एहसास और अनुभूति से सराबोर हो रहे थे। अगली सुबह रोज की तरह आशा रसोई में खाना बना रही थी। अक्षत और साक्षी पहले की तरह उसके पास आकर शिकायत भरे लहजे में कहने लगे, मम्मी, आप रोज रोज टिफिन में पराठे रख देती हैं। आज मैगी, पास्ता या चाउमीन बना कर रखना, वरना हम लोग नहीं खाएंगे। इसी समय मुकेश ने आवाज़ लगाई, आशा, मेरी ऑफिस की फाइल और पेन कहाँ हैं? मिल नहीं रहे, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। आशा ने मुकेश के कमरे में जाकर उसकी फाइल, पेन, पर्स और रूमाल सब एक ही झटके में उसके सामने रख दिए। आज आशा मधुर स्मृतियों में खोकर आनंदित हो रही थी। उसे पहले के समान पुनः अपनी जिंदगी जीने के लिए मिल गई थी। वह आज आत्मसंतोष के सागर में छलांगे भर रही थी। मुकेश कहने लगे, आज एक अरसे बाद मेरी खोई हुई आशा मुझे वापस मिल गई है। दोनों ठहाका मारकर हंस रहे थे। बच्चे भी शरारतें कर रहे थे। घर के माहौल में खुशहाली छा गई थी।